किसानों के लिए ये एक अच्छी दाम मिले, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट एक स्थापित। नमस्कार, आप देख रहे हैं कृषि जागरण। मैं हूं अंजलि त्यागी। डिजिटल नागरिक सशक्तिकरण को लेकर भारत सरकार एक नई पहचान दिलाने के लिए भारत सरकार ने एक डिजिटल अवार्ड सम्मान शुरुआत की गई है, जिसे इस बार 2022 का अवार्ड सम्मान दिया गया है इनाम को। ये एक ऐसी सर्विस है जो कृषि मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है। क्या है ये इनाम और कैसे इसे इस की एक नई पहचान दिलाने के पीछे किसका दिमाग है और किस व्यक्ति ने इस इनाम को इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर एन विजयलक्ष्मी जी, जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं और साथ ही साथ संयुक्त सचिव कृषि मंत्रालय का पद भी संभाल रहे हैं। तो विजय लक्ष्मी जी, आपका स्वागत है कृषि जागरण में। नमस्कार अंजलि, धन्यवाद और दर्शकों को मेरा अभिवादन। जी सर। मैम, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है, इनाम के बारे में हम बाद में शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आप एक प्रशासनिक अधिकारी रही हैं, तो आपका जीवन का एक जो सफ़र शुरू हुआ है एक अधिकारी के रूप में, कितनी कितनी चुनौतियां आपने पेश आई और आपके अनुभव हम अपने दर्शकों के साथ साझा करना चाहेंगे। हाँ, मैं 1995 बैच की IAS अधिकारी हूँ, बिहार काडर से बिलोंग करती हूँ जी। अभी भारत सरकार में पदस्थापित हूँ कृषि मंत्रालय में। करीब 27 इयर्स से ऊपर की सफ़र रही है प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर। तो बहुत सारे चुनौतियाँ आते हैं, हर एक पदस्थापन के दौरान बहुत सारी चुनौतियाँ आते हैं। तो एवरी डे इज़ ए चैलेंज एंड एवरी डे इज़ एन इवेंटफुल डे। वैसे ही मेरा 27 साल बीता है जी। उसमें बहुत अच्छे अच्छे यादें भी हैं, जहाँ पर मैं कृषि कर्मण अवार्ड मिला था 2011 और 13 के बीच में। मैं बिहार सरकार में कृषि सचिव रही हूँ जी। तो उस समय हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी फॉर पैडी के लिए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित हुआ था, उसके लिए कृषि कर्मण पुरस्कार मिला था। उसके बाद गेहूं में भी कृषि कर्मण पुरस्कार मिला था जी। उसी साल पोटैटो आलू के उत्पादन में भी हम लोगों ने एक रिकॉर्ड स्थापित किए थे जी। वो भी एक बहुत मेमोरेबल इवेंट था। इस तरह बहुत सारे अवार्ड्स मिले। मैं महिला सशक्तिकरण में भी काफ़ी काम किया है बिहार में, तो उसके लिए भी बहुत सारे अवार्ड्स मिले। इंटरनेशनल अवार्ड भी एक मिला था। तो कुल मिलाकर करीब 20 अवार्ड्स हो सकता है मुझे मिला होगा इन 27 साल में। और कम्युनिटी सर्विस के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए, एग्रीकल्चर में, और इस तरह विभिन्न तरह के अवार्ड्स मिले हैं अच्छे काम के लिए जी। मैम, जैसे आपने अपना एक IAS अधिकारी बनने का सपना साकार किया है, तो उससे थोड़ा पहले हम समझना चाहेंगे, क्या आप हमेशा IAS अधिकारी ही बनना चाहते थे या कुछ और भी आपकी पैशन रहा होगा? नहीं, बिल्कुल मैं नहीं बनना, मतलब ऐसा कोई सवाल, ऐसा कोई ये नहीं था, कोई गोल नहीं था बचपन में। बट मैं बचपन में बहुत अच्छी स्टूडेंट रही थी। हर एक क्लास में मैं अव्वल आती थी और 10th क्लास में भी मैंने फर्स्ट स्कूल को टॉप किया था। इसके बाद फिर अच्छे मार्क्स आते थे हर एक सब्जेक्ट में, और बायोलॉजी मेरा पसंदीदा विषय था, तो मैंने MSc जूलॉजी किया। फिर उसके बाद फिर MA एंथ्रोपोलॉजी किया। मुझे एंथ्रोपोलॉजी भी बहुत पसंद आता था सब्जेक्ट। तो उसी दौरान मैंने कंपटीशन सक्सेस रिव्यू पढ़ रही थी, तो मैंने उसमें कुछ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स का जो इंटरव्यूज़ आज जैसा आप ले रहे हैं जी, तो उस तरह इंटरव्यूज़ लिया जाता है और उनका फ़ोटोज़ छपते हैं। तो उन फोटोज़ को देखने के बाद मुझे भी एक प्रेरणा मिली कि अरे मेरा फ़ोटो भी वैसा होना चाहिए इसमें। तो दैट वाज द इंस्पिरेशन एंड वो एक उस थॉट की बिगिनिंग जी कंपटीशन सक्सेस रिव्यू से ही हुई थी। जैसा कि हर व्यक्ति के जीवन में एक प्रेरणा स्रोत होता है, आपके परिवार में आपके लिए कौन थे? नहीं, मम्मी डैडी दोनों हमेशा इनकरेज करते थे पढ़ाई के लिए, बट IAS ही करना है ऐसा करके कोई किसी ने बताया नहीं मुझे। आई ऑलवेज यूज्ड टू डू वेरी वेल इन माय स्टडीज, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, एवरीथिंग। मुझे काफ़ी लिटरेचर में भी इंटरेस्ट रहा है, डांस में, आर्ट एंड कल्चर में, सब में भी काफ़ी लगाव है। तो मैं हर एक फील्ड में अच्छा करती थी बचपन से, बहुत इंटरेस्ट रहा है जी। मैम, आपने डांस की बात की है, तो कोई पर्टिकुलर आप डांस विधा सीखी है आपने? हाँ, मैं भरतनाट्यम करती हूँ। भरतनाट्यम करती हूँ जी। मुझे बहुत पैशन है टुवर्ड्स दैट आर्ट फॉर्म जी।
इवन दो मैंने बहुत साल ट्रेनिंग वैसा लिया नहीं है, बहुत कम समय मुझे मिलता है, क्योंकि इतना सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहते हैं और इस सेवा में तो ये 24/7 की सेवा है। तो शुरू से लेकर हमेशा 24/7 आप एंगेज रहते हैं इस काम में जी। तो उसके वजह से हॉबीज़ के लिए बहुत कम समय मिलता है, फिर भी मेरा बहुत पैशन है जी। टुवर्ड्स ऑल काइंड्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स। तो मैं भरतनाट्यम भी थोड़ा थोड़ा करती हूँ, एक यूट्यूब चैनल भी है उसमें थोड़ा डालती रहती हूँ। मैम आपका बिहार कैडर रहा है, तो वहाँ उस दौरान के बारे में कुछ अपनी यादों, कोई एक याद ऐसी हमारे साथ साझा कीजिए जब आप IAS उत्तीर्ण करके ट्रेनिंग सेशन में रहे, क्योंकि वो एक ऐसा पीरियड होता है जो जिंदगी भर यादगार बना रहता है। तो उसमें कुछ आपके जीवन का कोई ऐसा लम्हा रहा जो आज भी आपको गुदगुदाता है? बहुत सारे इवेंट्स हैं। इनफैक्ट आप कंप्लीटली एक अलग कल्चर एंड अलग एनवायरनमेंट में जाते हैं। इस सेवा का एक ब्यूटी भी है। तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी को अगर किसी से कोई भी सेवा स्थापित करता है तो ये हमारी सेवा स्थापित करता है जी। मैं आंध्र प्रदेश में पली बड़ी हूँ और हैदराबाद में एजुकेशन वगैरह हुआ है और अचानक मैं बिहार पहुंच गई ये प्रशासनिक सेवा में ज्वाइन करने के बाद, क्योंकि बिहार कार्डर मिला। कम्प्लीटली डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट एटमॉस्फेयर, डिफरेंट क्विजिंग, डिफरेंट लैंग्वेज, पूरा हर चीज़ हर तरह से डिफरेंट था। तो इनिशियली बहुत सारे चीज़ें वैसे लगता था कि बहुत डिफरेंट है, बट मैं एंथ्रोपोलॉजी को स्टूडेंट रहने के वजह से आई गेट एडॉप्टेड टू द न्यू कल्चर्स वेरी फास्ट। जी। तो एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ाया जाता है कि यू शुड नॉट हैव एनी एथनोसेंट्रिक बायस, यू शुड हैव दोज कल्चरल रिलेटिविज्म के जो थियरीज है वो सब पढ़ने के वजह से, और यू ऑलवेज सिंपथाइज एंड एम्पथाइज विथ द लोकल कम्युनिटीज़ वेर एवर यू वर्क। सो एज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट मेरे लिए ये एक एडेड एडवांटेज रहा है। जी। स्टेपिंग इनटू द शूज़ ऑफ द नेटिव्स, कहते हैं कि आप दूसरों के जूतों में अपना पैर रख के देखिए कि क्या फील होता है। तो वो मैंने पढ़ाई के दौरान ही इम्बाइब किया हुआ था। तो मेरे लिए बहुत आसान है कोई भी कल्चर को अंडरस्टैंड करना, उसको विदाउट एनी बायस समझना और नेटिव्स के प्रॉब्लम्स को समझना और उसका सॉल्यूशंस निकालना। तो ये मुझे शुरुआत से ही मेरे लिए बहुत एडवांटेज रहा है। तो मैंने वैसे ही निभाया है और मैं बिहार में बिल्कुल पूरी तरह मैं उस कल्चर को इम्बाइब किया है। और मैं तो छठ भी करती हूँ सिंस लास्ट 10 ईयर्स। जी। तो वो भी एक छठ अगर किया तो मतलब बिल्कुल आप 100% बिहारी हो चुके हैं। उस टाइप का। तो आई हैव दोज एडवांटेजेस, मतलब आपने परंपराओं को भी अपना लिया। जी। अच्छा मैम, जैसे कि अभी आपको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा ये इतना बड़ा सम्मान दिया गया है ई-नाम को लेकर, तो ई-नाम के बारे में बताइए। जब से आपने एज ए जॉइंट सेक्रेटरी यहाँ का पद संभाला है, क्या क्या चुनौतियाँ रही हैं? और इस ई-नाम एक बिल्कुल ही अलग और डिफरेंट सब्जेक्ट रहा है, तो कैसे आपने इसको? देखिए, ई-नाम एक इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है। इसको जो मंडी APMC मंडीज होते हैं उसको ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ इंटीग्रेट करके जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो सारा डिजिटल ट्रांजैक्शंस हो, और चीन से शुरू किया गया है। धीरे धीरे करके ये डिजिटल प्लेटफॉर्म आगे बढ़ रहा है। शुरू में 200-250, फिर 500, फिर 1000, फिर इस तरह का इसका मंडियों का संख्या बढ़ रही है। अभी करीब 1260 मंडियाँ जुड़ चुके हैं और इसी साल हम लोग और कोशिश करके और कुछ मंडियों को जोड़ेंगे। तो कुल मिलाकर इसमें मुख्य उद्देश्य ये है कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट एक स्थापित हो ताकि कोई भी एक्सप्लॉयटेशन किसानों का नहीं हो और ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, एफिशिएंट सिस्टम्स हो, और उसके साथ साथ किसानों को अपने उपज का सही दाम ये मिले, ये इसमें कोशिश है। तो मैम क्या स्ट्रेटेजी है? ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को, ट्रेडर्स को जोड़ा जा रहा है, तो क्या इसके पीछे स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है? ये बहुत टफ है क्योंकि एक तो किसान भाई हैं और ज़्यादातर मोबाइल ऐप के ऊपर या मंडियों में जाके ई-नाम के माध्यम से ट्रांजैक्शंस करना, तो आप समझ सकते हैं कि कोई भी नया चीज़ आता है तो उसमें उसका थोड़ा चेंज मैनेजमेंट इश्यूज रहते हैं, और उसमें जो स्टेक होल्डर्स हैं सभी का एजुकेशन अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये धीरे धीरे हो रहा है, और स्ट्रैटेजी तो यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग ये कमोडिटीज़ जो है, अभी करीब
200 के आसपास एग्रीकल्चर कमोडिटीज इसमें ट्रेड होते हैं जी। तो और भी ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटीज़ इसमें ट्रेडेबल पैरामीटर्स भी हम बनाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटीज़ इसमें ट्रेड में आए और ज़्यादा से ज़्यादा किसान इससे जुड़े और एफपीओस को भी हम लोग जोड़ रहे हैं जी। करीब 2000 से ज़्यादा एफपीओस भी जुड़ चुके हैं ई-नाम प्लेटफॉर्म से जी। तो एफपीओस भी जुड़े, किसान जुड़े, इसके लिए अवेयरनेस कार्यक्रम और मंडियों में भी काफ़ी एजुकेशन कार्यक्रम चलाते रहते हैं जी। ये सब चल रहा है। ओके मैम, जैसे अभी डिजिटली इंडिया की बात की जा रही है, डिजिटली हम लोग स्ट्रॉन्ग भी बन रहे हैं, तो इसमें अपडेशन को लेकर क्या प्रावधान है? क्या बदलते परिवेश में यह भी बदला जाएगा या बस एज इट इज ही इसको आगे लेके जाएगा? इसके अंदर और एक हम लोग प्लेटफॉर्म ऑफ प्लेटफॉर्म्स करके पीओपी करके भी एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया इसी साल 2022 में जुलाई में हम लोगों ने लॉन्च किया था। इसके माध्यम से बहुत सारे ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जैसा कि कृषि उपज को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना है तो लॉजिस्टिक्स की ज़रूरत पड़ती है, ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है, फिनटेक यानी लोन्स वगैरह, वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत पड़ती है ताकि बैंक्स को इसमें जोड़ा जा सके। हम बहुत सारे नेशनल बैंक्स को जोड़े हैं, लॉजिस्टिक्स प्रोवाइडर्स को जोड़े हैं और क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है तो क्वालिटी एसेइंग के लिए क्वालिटी एसेयर्स होते हैं, उनके सर्विसेज इसके साथ जोड़े हैं। तो इस तरह डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर्स को भी इस प्लेटफॉर्म में लेके आए हैं ताकि किसानों को एक ही जगह पे डिफरेंट सर्विसेज उपलब्ध हो जाए और ये एक सीमलेस तरीके से इसमें ट्रेडिंग हो। राइट मैम, ये भी जानना चाहूँगी जैसे इतनी सारी सर्विसेज इसमें जोड़ी जा रही है, क्या फ्यूचर में ई गोदाम टाइप भी कुछ इस तरीके से? बिल्कुल, इसमें वेयर हाउसिंग है, वेयर हाउसिंग का भी प्रावधान है जी। कि वेयर हाउसिंग फ्यूचर में जाके गोइंग फॉरवर्ड वेयर हाउस को भी एक मार्केट की दर्जा देने के लिए भी कार्यक्रम है। अभी ऑलरेडी ENWR करके कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल वेयर हाउसिंग रिसीप्ट, तो उसको भी इसके साथ इंटीग्रेट किया हुआ है ई-नाम के प्लेटफॉर्म में, लेकिन अभी ज़्यादा प्रचलित नहीं हुआ है तो इसको प्रचार प्रसार भी करेंगे और आगे जाके इसका सीधा वहाँ से ट्रांजैक्शंस हो इस तरह की भी व्यवस्था करने जा रहे हैं। जी मैम, बहुत सारी ऐप्स हैं जो ई गोदाम और इस तरीके से किसानों को फैसिलिटीज़ देते हैं। जब उन्हें ई-नाम के माध्यम से सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाएंगी तो उनको इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैम, एक और मेरा आपसे लास्ट सवाल ये है कि इतना बड़ा आपको अवार्ड दिया गया है, एक बड़े उच्च पद पर आप बैठे हुए हैं, आपका जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं। बतौर महिला, एक वुमेन के रूप आप एक एज ए गृहिणी और एक अधिकारी और अब डिजिटली भी आप अपने आप को कहीं ना कहीं इन्वॉल्व कर ही रहे हैं इसमें, तो कितना कुछ आप बदलाव देख रहे हैं उस वक्त 95 के बाद और आज वर्तमान में? बहुत बदलाव है, बहुत बदलाव है। 95 के दौर में ऑफ कोर्स 91 के बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म्स स्टार्ट हो गए थे, बट वो शुरुआती दौर था, उस समय इतना डेवलपमेंट नहीं था, स्पेशली डिजिटल वर्ल्ड में जी। तो अभी डिजिटल वर्ल्ड का जो डेवलपमेंट है ये पिछले एक दशक में बहुत ज़्यादा, एक दशक के पहले ही शुरू हुआ था, बट एक दशक में बहुत ज़्यादा इसमें आमूल-चूल परिवर्तन हुआ है। इट्स रिवॉल्यूशन। अभी जो दशक है वो डिजिटल दशक हम कह सकते हैं और आने वाले समय में और ज़्यादा होने वाला है। वी आर गोइंग टू यूज़ एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या IoT है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, ये सब आ चुके हैं रोज़मर्रा व्यक्ति के रोज़मर्रा जीवन में। सारे टेक्नोलॉजीज़ के माध्यम से हम लोग बहुत काम कर रहे हैं, तो आगे जाके ये बहुत उपयोगी साबित होगा एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी जी। मैम, जैसे अभी डिजिटल अवार्ड आपको मिला, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने आपको दिया है, तो कैसा महसूस हो रहा है अभी वर्तमान में और क्या इससे आपको प्रेरणा मिल रही है? ये ह्यूज रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे खुशी से ज़्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी की बहुत ज़्यादा ये एहसास हो रहा है, घबराहट हो रहा है। ये अवार्ड मिला है, ये भी एक अवार्ड है, ये मैं दिखाना चाहूँगी दर्शकों को। अवार्ड तो कुछ भी नहीं है, ये तो जस्ट काम हम करते जाए, अवार्ड तो मिलते रहते हैं, दैट इज़ नॉट ए बिग थिंग। बट बिग थिंग इज़ कैसे हम लोग सुविधाएं ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को उपलब्ध कराए, जो भी फील्ड में काम कर रहा है। अगर महिला सशक्तिकरण के फील्ड में काम कर रहा है, वहाँ महिलाओं के लिए क्या कैसे ज़्यादा से ज़्यादा काम करे, किसानों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करे। लेकिन ये एक रिकग्निशन मिलता है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है टीम में
जी। ये मेरा बिल्कुल ही कदापि मैं ये बोलूँगी मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, मेरा पूरा टीम है, मेरे प्रीडेसेसर्स ने काफ़ी काम किया है। जी। तो आने वाले फ्यूचर में भी बहुत सारे लोग इसमें लगे रहेंगे। अभी बहुत सारे स्टेक होल्डर्स इसमें काम कर रहे हैं, पूरा टीम्स लगे हुए हैं। तो सभी लोगों का एक समिष्टि बाध्यता है, ये एक कंबाइंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सभी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं समझती हूँ कि इससे हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हुई है और हम लोग तैयार हैं किसानों के लिए और अच्छा काम करने के लिए। बेहतर से बेहतरीन तक जाना है। जी मैम, हमारी महिला कृषकों के लिए आप एक प्रेरणा स्रोत है, महिलाओं के लिए खासतौर पर, और उन महिलाओं के लिए खासतौर पर जो लड़कियां या जो स्टूडेंट्स जो आईएएस अधिकारी बनना चाहते हैं, तो उनके लिए थोड़ा बहुत सुझाव और आपके लिए थोड़े 2 शब्द उनके लिए। मैं बहुत इंटरेक्ट की हूँ स्टूडेंट्स के साथ में इतना लंबा प्रशासनिक जीवन में। मैं हमेशा महिलाओं के लिए, खास करके गर्ल्स, यंग गर्ल्स के लिए काफ़ी चीज़ें किया है और करती भी रहूँगी, और इंटरेक्शन भी मेरा हमेशा उन लोगों के साथ बना रहता है। जी। तो मैं इस आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि मुझे हमेशा स्वामी विवेकानंद का ये कोट प्रेरणा दिया है, वही कोटेशन मैं आपके लिए भी बताना चाहूँगी। अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच। तो जागो, उठो, अपना मंजिल पाने तक रुको मत, यही उन्होंने कहा है। यही मुझे प्रेरणा दिया है आईएएस एग्जामिनेशन के दौरान भी। तो मैं समझती हूँ कि बहुत सारे युवा के लिए भी ये हमेशा प्रेरणादायक रहेगा, इंस्पिरेशन रहेगा। निरंतरता बनी रहनी चाहिए। मैम, आप नियाम का भी एक पद संभाल रहे हैं, डीजी जनरल का, तो उनके स्टूडेंट्स के लिए भी थोड़ा बहुत कुछ आप करिए। हाँ, नियाम में हमारे स्टूडेंट्स एग्री बिजनेस मैनेजमेंट कोर्स करते हैं। ये 2 साल का कोर्स है और हर साल करीब 60-70 हमारे बच्चे उत्तीर्ण हो रहे हैं, ग्रेजुएट हो रहे हैं उस कॉलेज से और उस इंस्टीट्यूट से। और वहाँ बहुत खुशी की बात यह है कि 100% प्लेसमेंट्स हम लोग दिला रहे हैं वहाँ पे, और बहुत अच्छे पैकेज इज़ इंक्रीजिंग एवरी ईयर। तो इस साल बहुत खुशी की बात है कि बहुत अच्छा पैकेज के साथ बच्चों को वहाँ प्लेसमेंट्स मिले हैं। तो सारे नियाम के स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाई और माय बेस्ट विशेस। तो ये है हमारे साथ डॉक्टर एन विजयलक्ष्मी जी, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं और किसान कल्याण मंत्रालय में एक बड़े उच्च पद पर विराजमान है और इनाम की सर्विस का संचालन कर रहे हैं। इनके द्वारा किए गए कार्यों को लेकर पहली बार इनाम को डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कृषि मंत्रालय के लिए भी और डिजिटली स्ट्रॉन्ग बनने के लिए रास्ते पर अग्रसर है। तो कृषि जागरण की ये खास पेशकश आपके लिए है, खासतौर पर उन स्टूडेंट्स, उन छात्रों के लिए जो एग्रीकल्चर फील्ड में अपना भविष्य आजमा रहे हैं और जो आईएएस या फिर प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं, उनके लिए एक खासकर प्रेरणा स्रोत, एक साक्षात्कार साबित हो सकता है। तो ये थी कृषि जागरण की खास पेशकश। देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।